हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात किया था एक पर्सनल डेस्कटॉप और एक सर्वर के बीच का अंतर के बारे में। कंपनीज जो होती हैं क्यों एक पर्सनल डेस्कटॉप को अपने काम में नहीं ला सकती और वो एक सर्वर को प्रोक्योर करते हैं। उनके बीच में समानताएं क्या होती है या अंतर क्या होता है। जैसे कि मैंने आप सबको वादा किया था कि अगले वीडियो में हम लोग सैन एंड नैस स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो उसी विषय पे है कि कंपनी सैन और नैस को कहाँ यूज़ करती हैं, स्टोरेज के बीच में क्या अंतर होती है और क्या फ़ायदे मिलते हैं कंपनीज को ये स्टोरेजेस यूज़ करने में। तो चलिए आज की वीडियो को हम इसी तरह शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा था पिछले वीडियो में कि कोई भी कंप्यूटर हो या सर्वर हो, उसमें तीन चीज़ें हमेशा होती ही होती हैं। एक होता है कंप्यूट, दूसरा होता है स्टोरेज और तीसरा होता है नेटवर्क। कंप्यूट एंड नेटवर्क के बारे में तो बहुत कुछ हम जान सकते हैं, हम आगे भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो स्टोरेज होती है, ज़्यादातर ये स्टोरेज हम लोकल स्टोरेज के बारे में बोलते हैं, जो कि एक हार्ड डिस्क एसएसडी होती है, जो आपके सिस्टम या सर्वर के मदरबोर्ड के साथ डायरेक्टली जुड़ी होती है। अभी ये जो डिस्क होती है इसकी कैपेसिटी तो बहुत लिमिटेड होती है और ये आपको तभी प्लान करना होता है जब आप एक डेस्कटॉप या सर्वर खरीदते हो। मान के चलो कि आज आपकी ज़रूरत 500 जीबी की स्टोरेज की है और आपने एक लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदा जिसमें 500 जीबी का एक डिस्क लगा हुआ है। Oh my god! Wow! आगे चल के एक साल के बाद आपकी ज़रूरतें जो ही बदल गई और अभी आपको 500 जीबी की जगह 1 टेराबाइट की स्टोरेज की आवश्यकता है। आप क्या कर सकते हो, आप मान लो आप लकी हुए कि एक सर्वर या एक आपके डेस्कटॉप में दो स्टोरेज पोर्ट्स अवेलेबल थे, तो आपने क्या किया, आप मार्केट गए और एक 500 जीबी की स्टोरेज को लाके आपने दूसरे फ्री अवेलेबल स्टोरेज पोर्ट में कनेक्ट कर दिया। एक साल आपका और चल गया, आपको 1 टेराबाइट का स्टोरेज कैपेसिटी मिल गया, आपकी सारे काम सब सारी ज़रूरतें वो पूरी हो गई। दूसरे साल अगर आपकी ज़रूरतें और बढ़ती जा रही है, जहाँ पे आपको और 500 जीबी की आवश्यकता होने लगी, अब आप क्या करोगे? एक तरह से तो ये हो कर सकते हो आप कि आप एक एग्जिस्टिंग 500 जीबी की जो डिस्क आपके सिस्टम में लगी हुई उसको आप बदल सकते हो एक 1 टेराबाइट की डिस्क के साथ। हाँ, पॉसिबल तो है, लेकिन जो डिस्क के साथ आप बदलोगे वो पुराने डिस्क का भी क्या होगा? एक तरह से तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट के लॉस हो गई। वो 500 जीबी जो आपने खरीदा था अभी वो किसी काम का नहीं रहा आपके लिए। या तो आपको उसको कहीं जगह बेच देना पड़ेगा या फिर आपको उसको बस ऐसे ही कहीं रखना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है कि आगे चल के आपको और स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, जब आपके पास इतनी स्टोरेज की पोर्ट की अवेलेबिलिटी ही नहीं होती कि आप उसमें और स्टोरेज ऐड कर सकते हो। कोई भी मदरबोर्ड की एक कैपेसिटी होती है जिस कैपेसिटी के हिसाब से आप एक मैक्सिमम स्टोरेज को काम में ला सकते हो। उससे ज़्यादा स्टोरेज आप एक मदरबोर्ड के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते हो। ऐसे केसेस में आप बोलोगे कि एक पर्सनल डेस्कटॉप के लिए मैं कोई एक्सटर्नल डिस्क लेके आऊँ या कोई एक्सटर्नल स्टोरेज लेके आऊँ, जैसे कि कोई एक्सटर्नल स्टोरेज यूनिट या कोई पेन ड्राइव। ठीक है, काम तो करेगा, लेकिन एक चीज़ तो ये है कि जो पेन ड्राइव की परफॉर्मेंस होती है यूएसबी के दौरान वो इतनी नहीं होती जो कि एक डायरेक्ट अटैच डिस्क के होती है। जो दूसरी बात होती है वो ये होती है कि आपकी जो पेन ड्राइव्स हैं या जो एक्सटर्नल स्टोरेजेस हैं उसको भी आप कितना ही ऐड कर लोगे कंप्यूटर में। कंप्यूटर में हो सकता है आपके पास 2 या 3 या 4 यूएसबीज होंगे, उससे ज़्यादा तो आपके पास है भी नहीं। ऐसे केसेस में जब हम बात करते हैं एक प्रोडक्शन सर्वर की, जहाँ पे डेटा जो है टाइम ऑन टाइम बेसिस बढ़ सकता है, कंपनीज यूज़ करती हैं एक दूसरे टाइप के स्टोरेज की, जो कि होता है एक सेंट्रलाइज स्टोरेज। बेसिकली सेंट्रलाइज स्टोरेज जो होती है एक रिमोट स्टोरेज होती है, ये आपके मदरबोर्ड के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होती। ज़्यादातर ये अटैच होती है आपके सर्वर के साथ थ्रू एनी नेटवर्क कनेक्शन या फिर एक फाइबर केबल के द्वारा। तो ये कैसे काम करती हैं, जो भी स्टोरेजेस होती हैं ये स्टोरेज एक तरह से सर्वर ही है। एक सर्वर है जिसमें बहुत सारे स्टोरेज डिस्क जो ऐड किया जा सकता है और ये सर्वर का काम ये होता है कि दूसरे सर्वर्स को स्टोरेज प्रोवाइड करना। एक तरह से एक लिमिटेशन तो है कि आप नेटवर्क केबल पे या फाइबर केबल पे डिपेंड करते हो, लेकिन इससे जो है बहुत सारे आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करते हो एक ट्रेडिशनल स्टोरेज यूनिट की, जो कि एक डायरेक्ट अटैच सिस्टम है,
उसमें जैसे कि हमने बात किया, आपको बहुत पहले से प्लान करना होता है कि आपकी जो ज़रूरतें हैं वो आगे के 2 साल, आगे के 3 साल कितनी होगी। ऐसा हो सकता है कि आज आप ये सोच लो कि मेरे लिए जो मेरा प्रोजेक्ट है उसमें बस 2 टेराबाइट या 3 टेराबाइट का स्टोरेज यूनिट 3 साल के लिए बहुत काफ़ी हो, लेकिन आप ये प्रिडिक्ट सही से नहीं कर पाए एंड आगे चल के आपको उतनी स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो कम पड़ने लगी। ऐसे केसेस में आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो सिस्टम है वो इतनी कैपेबल नहीं रहेगी कि आप अपने प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ा सको, या तो आप बहुत सारा अननेसेसरी वेस्टेज करोगे अपने रिसोर्सेज का और नए डिस्क परचेज करके और पुराने डिस्क को ऐसे ही रख के, या फिर आपको नया सर्वर भी खरीदना पड़ सकता है। लेकिन जो सेंट्रलाइज सिस्टम होती हैं इसमें आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती कि आप पहले से ही डिसाइड करो कि आप कितना स्टोरेज ऐड करोगे। इन जो सिस्टम्स होती हैं सेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम्स, इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि आप टाइम ऑन टाइम बेसिस आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और डिस्क को जो है ऐड करते जाओ। अगर मान लो आपको आज 1 टेराबाइट का रिक्वायरमेंट है, आज आप एक एक्सटर्नल स्टोरेज सिस्टम या सेंट्रलाइज स्टोरेज में 1 टेराबाइट का ही डिस्क ऐड करोगे। उसमें जो बाकी स्टोरेज रैक्स होंगी, जो पोर्ट्स होंगी वो फ्री होंगी। कल को आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप और 1 टेराबाइट का डिस्क ला के उसमें ऐड कर सकते हो। आपका जो करंट सर्वर है उसको और ज़्यादा स्टोरेज मिल सकती है उसी स्टोरेज के मदद से। ना तो इसमें आपकी जो पुरानी डिस्क है वो वेस्टेज जाएगी, ना तो आपको इनिशियली इतनी खर्च करने की ज़रूरत है कि आप आगे के 2 साल या 3 साल बिना किसी झंझट के अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सको। जो दूसरी बात या जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये होती है कि अगर आपके पास एक सर्वर या डेस्कटॉप है जिसमें आपको स्टोरेज ऐड करना हो, भले ही आपके पास फ्री पोर्ट्स अवेलेबल हो, लेकिन एक हार्डवेयर को ऐड करने के लिए आपको टोटल का टोटल सर्वर या आपके डेस्कटॉप को डाउन लेना पड़ता है। डाउन का मतलब ये होता है कि अगर आपके सिस्टम में कोई प्रोजेक्ट रन हो रहा है तो उसको टोटली आपको शट डाउन करना होता है, और उसके बाद आपको सर्वर को शट डाउन करना होता है, उसके बाद ही आप उस पर कोई हार्डवेयर चेंजेस कर सकते हो। इसका मतलब ये भी है कि ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट का प्रोडक्शन डाउन टाइम हो गया। लेकिन जब सेंट्रलाइज सर्वर्स की बात आती है तो सेंट्रलाइज सर्वर में अगर आपको कोई स्टोरेज ऐड करना होता है, इनमें ये कैपेसिटी होती है कि आप स्टोरेज को ऑनलाइन ही ऐड कर सकते हो। इसका मतलब ये है जो एग्जिस्टिंग स्टोरेज है आपकी, ना तो वो डाउन होगी, ना तो आपको सर्वर को डाउन करने की आवश्यकता है। आप उसी सर्वर में, उसी स्टोरेज में ऑनलाइन उसके काम करते रहने के बीच में ही एक नया डिस्क को लाके ऐड कर सकते हो एंड इसी स्टोरेज को लॉजिकली बढ़ा सकते हो, जिसके मदद से आपकी जो प्रोजेक्ट है वो वैसे ही चलती जाएगी। जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है वो होता है एक शेयर्ड स्टोरेज के बारे में। आपकी जो लॉजिकल सर्वर पे डायरेक्टली अटैच स्टोरेजेस होती है, जो ट्रेडिशनल स्टोरेज की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें ये अंतर होता है कि वो स्टोरेज आपके सिस्टम में ही आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सिस्टम पे जो हार्ड डिस्क है वो एक साथ 2-3 सर्वर्स जो है यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके सिस्टम के लिए डेडिकेटली अटैच्ड है। हाँ, कुछ हद तक कुछ वर्चुअलाइजेशन टूल यूज़ करके आप कर तो सकते हो, लेकिन इसको ज़्यादा काम में नहीं लिया जाता, वो डेडिकेटेड पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है। लेकिन सेंट्रल स्टोरेजेस में, कुछ स्टोरेजेस में ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक ही स्टोरेज को मल्टीपल सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर सको एज अ शेयर्ड स्टोरेज। अभी ये आपको कहाँ काम में आएगा? मान लो आपने एक वेबसाइट बनाया है जिसका कोड जो है, आपके वेबसाइट में आपने जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट की कोड लिखी हुई है वो कोड कॉमन है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं 3-4 सर्वर्स में जो है ये वेब सर्वर में ये होस्ट करूँ, ताकि यूज़र जो है कोई भी सर्वर में आए तो उनको वो वेबसाइट एक्सेसिबल हो। कंपनीज जो होती हैं ये मल्टीपल सर्वर्स को इसलिए इस्तेमाल करती है कि अगर कोई एक भी सर्वर किसी वजह से डाउन हो जाता है, दूसरे सर्वर्स लाइव है और वेबसाइट डाउन नहीं होती। इसके अलावा एक सर्वर की भी कंप्यूट कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है। अगर बहुत सारे यूजर्स, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो ई कॉमर्स वेबसाइट्स की, अमेजन की, फ्लिपकार्ट की, या कोई भी स्नैपडील या दूसरे ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल्स की, उनमें एक साथ हजारों लाखों कस्टमर्स ब्राउज करते रहते हैं। कुछ उसमें से कस्टमर्स परचेस करते हैं, अपनी पेमेंट कंप्लीट करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक ही सर्वर ये पूरे यूजर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाएगी? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एक ही सर्वर ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ले। तो वहाँ पे काम आती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस पे डिस्कस जरूर करेंगे। और जहाँ पे बात आती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की, और जहाँ पे आपको बात करना होता है कि एक सेंट्रलाइज कॉमन स्टोरेज की, तो वहाँ पे ये स्टोरेजेस आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है, जहाँ पे आपको कोड एक ही जगह रखता है और सारे सर्वर्स को वो सेम कोड
उनके सेंट्रलाइज स्टोरेज के थ्रू से एक्सेसिबल हो। अब बात करते हैं कुछ और बेनिफिट्स की। सेंट्रलाइज स्टोरेजेस बस आपको स्टोरेज ही प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन इन स्टोरेजेस में जो है इनबिल्ट रिडंडेंसी होती है। अभी रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि डेटा का मल्टीपल कॉपीज मेंटेन करना, ताकि कोई अगर हार्ड डिस्क फेल हो जाए तो वो डेटा जो है लॉस ना हो, उसकी कॉपी दूसरे हार्ड डिस्क में हो। पिछले वीडियो में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, जहाँ पे मैंने बोला था कि सर्वर्स में भी मल्टीपल डिस्क को रेट कंट्रोलर के थ्रू से जो है रेप्लिकेट किया जाता है और पेयर किया जाता है इस तरह से कि अगर कोई एक पर्टिकुलर डिस्क खराब हो जाए तो आपके डेटा लॉस नहीं होती। वो अभी भी पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे, अलग अलग सर्वर्स पे आपको ये अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सेंट्रलाइज स्टोरेज को काम में लाते हो तो आपको ये सारी रिडंडेंसी ऑन डिफ़ॉल्ट एक सिस्टम के बिगिनिंग से ही मिल जाती है, और ये चीज़ों को एक ही जगह कॉन्फ़िगर कर सकते हो और हर सर्वर्स को वो रिडंडेंसी का फ़ायदा मिल सकता है। जो दूसरी बात है वो है टायरिंग की। अभी क्या होता है कि आपके सिस्टम्स में आजकल इवन डेस्कटॉप्स में भी आप देखते होंगे कि एक ही डेस्कटॉप में एक एसएसडी भी लगा होता है और एक हार्ड डिस्क भी लगा होता है। एसएसडीज ऐसी डिस्क होती हैं या सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसकी हम बात करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है एक ऑर्डिनरी हार्ड डिस्क के मुकाबले। अभी ये एसएसडीज की एक और दिक्कत ये कि क्योंकि इनमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती हैं एक कॉमन हार्ड डिस्क के मुकाबले। इसीलिए आप सारे पर्पस के लिए एसएसडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो कंपनीज क्या करती हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे कि कंप्यूटर के लिए उसका ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके एप्लीकेशंस का लोड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वही स्लो हो जाए तो कंप्यूटर आपकी बहुत स्लो हो जाती है। तो इस वजह से वो लोग आपके ओएस और आपके एप्लीकेशंस के लिए एसएसडी का इस्तेमाल करते हैं, और आपके डेटा या जो डे टू डे आप जो भी अपना टेक्स्ट डेटा या मल्टीमीडिया डेटा रखते हो उसके लिए एक हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह सर्वर्स में भी बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेजेस यूज होता है, लेकिन इनको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना एक सर्वर में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सेंट्रलाइज स्टोरेजेस में आपके पास एक ऑटोमेटेड स्टोरेज टायरिंग का फीचर अवेलेबल होता है, जिससे ये होता है कि जो डेटा आप बहुत क्विकली या बहुत रैपिडली आप यूज़ करते हो, ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोग्राम में एक पर्टिकुलर ब्राउजिंग या कुछ लॉगिन फीचर है जिसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, उसकी डेटा को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, और आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली वो डेटा जो है आपकी एसएसडीज में स्टोर हो, और जो डेटा आप बहुत रेयरली यूज़ करते हो, जो आपका आर्काइवल डेटा है, वो नॉर्मल हार्ड डिस्क में स्टोर हो। तो ये सेंट्रलाइज स्टोरेज में आप उस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि जो हॉट डेटा है या जो रैपिड डेटा है वो बस आपकी एसएसडीज में रहे, और जो आपकी कोल्ड डेटा है या बहुत रेयरली यूज डेटा है वो आपके नॉर्मल हार्ड डिस्क में रहे। जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलता है वो होता है स्नैपशॉट एंड सेंट्रलाइज बैकअप के बारे में। अब ये क्या होता है कि आपके करंट सिस्टम्स में टायरिंग तो होती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई एक यूज़र ने गलती से कोई डेटा को रिमूव कर दिया। इस केस में वो डेटा टायरिंग के होने के बावजूद आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि उसको मैनुअली जो है डिलीट किया गया था। या ऐसा भी हो सकता है कि एप्लीकेशन में किसी इशू के वजह से आपकी जो डेटा है वो करप्ट हो गई। इस केसेस में कंपनीज या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के दौरान जो टीम्स होती हैं वो इन चीज़ों की एक बैकअप रखते हैं, और ये बैकअप जो होती है एक शेड्यूल्ड होती है और एक मैनुअल बैकअप कॉन्फ़िगर किया जाता है, जिससे कि आपकी जो डेटा है उसको दिन में एक बार या दिन में दो बार या 2-3 दिन में एक बार एक कॉपी को लेके एक दूसरे स्टोरेज में रखा जाता है। अब ये चीज़ें एक मैनुअल स्टोरेज यूनिट पे मैनेज करना, कॉन्फ़िगर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक सेंट्रलाइज स्टोरेजेस में ये स्नैपशॉट एंड सेंट्रलाइज बैकअप की जो फीचर होती है वो बिल्ड होती है, और आप उसको कॉन्फ़िगर करके आपके डेटा को बहुत ईजिली बैकअप कर सकते हो। जो बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आजकल आपके क्लाउड कंप्यूटिंग या अदर जगह में काम में आती है वो होता है वर्चुअलाइजेशन की। और इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो सेंट्रलाइज स्टोरेजेस होते हैं इसी में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी में आपके एप्लीकेशन और इसी में आपका डेटा सब किसी को एक ही जगह रखा जाता है। जिससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई सर्वर ख़राब भी हो जाता है तो आपकी जो कंप्यूट, आपकी जो वर्चुअल मशीन से जिसको आप काम में लाते हो वो किसी दूसरे सर्वर पे एज इट इज़ चल सकता है, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका जो एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन पाथ था और जो डेटा था वो सब अभी भी एक सेंट्रलाइज स्टोरेज में सेफ है। अब आते हैं पहले सेंट्रलाइज स्टोरेज के बारे में, जो कि है NAS स्टोरेज। अभी NAS स्टोरेज को बोला जाता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज।
इसमें जैसा कि नाम ही है कि ये जो स्टोरेज है ये एक नेटवर्क में अटैच होता है। इसमें बहुत बड़ी फ़ायदा यूज़र्स को मिलती है, वो ये कि ये जो स्टोरेजेस होती हैं ये बहुत सिंपल स्टोरेजेस हैं। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, इसको काम में लाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। नया स्टोरेज बॉक्सेस मार्केट में अवेलेबल होती हैं जिनको आप डायरेक्टली लाके आपके नेटवर्क स्विचेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जो दूसरी फ़ायदा होती है वो ये होती है कि कोई भी सर्वर हो, जैसे कि हम बात करें तो सर्वर के लिए नेटवर्क बहुत ज़रूरी होती है। इसी वजह से सारे सर्वर्स ऑलरेडी आपके नेटवर्क बैकबोन के साथ कनेक्टेड होते ही हैं, ताकि जो यूज़र्स हैं या जो डेवलपर्स हैं वो सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर सकें और अपनी प्रोग्राम और अपनी जो पर्टिकुलर कोड है उसको डिप्लॉय कर सकें। डैश स्टोरेज में आप उसी एग्जिस्टिंग नेटवर्क बैकबोन को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी नेटवर्क स्विच को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना ये होता है कि आपकी जो नैश स्टोरेज है आपको उसको उस नेटवर्क स्विच में डायरेक्टली कनेक्ट करना होता है। इससे ये जो स्टोरेज है ये आपके बाकी सर्वर्स से एक्सेसिबल हो सकती है। जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि इन सर्वर्स के लिए एक स्टोरेज डिफाइन करना या कॉन्फ़िगर करना और सर्वर पे जाके ये स्टोरेज को जो है माउंट करना। कोई भी नैश स्टोरेज में आपको दो टर्म्स देखने को मिलेगी, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है माउंट। जो स्टोरेज सर्वर्स होती है वो स्टोरेज एक्सपोर्ट करती है, मतलब प्रदान करती है, और जो सर्वर्स होती है वो ये स्टोरेज को माउंट करती है, मतलब उसको एक्सेप्ट करती है और उसको एक नाम से जो है पहचानती है। और जो फ़ायदा है नैश स्टोरेज की वो ये है कि जो स्टोरेज होती है ये बहुत इनएक्सपेंसिव या सस्ती होती है कंपेयर टू अदर सेंट्रलाइज स्टोरेजेस। और क्योंकि ये एक नेटवर्क अटैच स्टोरेज है तो इसमें ये स्टोरेज को जो है एक से ज़्यादा सर्वर्स के साथ एक साथ शेयर किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि डेटा आप एक जगह रखोगे और वही डेटा एक से ज़्यादा सर्वर्स को डायरेक्टली एक्सेसिबल हो। ये तब काम में लाया जाता है जब यूज़र डेटा को आप एक सर्वर में रखते हो और कंप्यूट सर्वर्स अनेक करते हो, ताकि सारे के सारे जो कंप्यूटेशन है वो एक ही डेटा को पैरेलली प्रोसेस कर सकें। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि जो नैश स्टोरेज होती है वो एक फाइल बेस्ड स्टोरेज है। क्या अंतर होता है एक फाइल बेस्ड स्टोरेज में और दूसरे स्टोरेजेस के बीच में? इन जनरल आपकी जो स्टोरेजेस होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक होती है फाइल बेस्ड स्टोरेज, दूसरी होती है ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज और तीसरी होती है ब्लॉक स्टोरेज। जो फाइल बेस्ड स्टोरेज होती है उसमें आप एक फाइल को एक्सेस कर सकते हो, आपको ये पता नहीं होता है कि वो फाइल एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर है, कौन से डिस्क में है और कौन से ब्लॉक एड्रेस में है। ये होता है एक फाइल स्टोरेज के बारे में। एक ब्लॉक स्टोरेज से ये फ़ायदा मिलता है कि वो पर्टिकुलर डेटा जो है ब्लॉक के किस लोकेशन पे रखा है ये आपको पता चल सकता है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी एप्लीकेशन को आप जब काम पे लाते हो तो ये एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम को चलने के लिए एक ब्लॉक स्टोरेज की आवश्यकता होती है। याद रखिए, आप एक नया स्टोरेज पे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को या अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर सकते, बिकॉज एक एप्लीकेशन और एक ऑपरेटिंग सिस्टम को काम में आने के लिए ब्लॉक स्टोरेज की आवश्यकता होती ही होती है, जिस वजह से एक डिसएडवांटेज निकल के आता है नया स्टोरेज की, और वो ये कि आप इस पे ना तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं और ना तो कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको बस आप कोई इनपुट या आउटपुट या यूज़र फाइल को स्टोर करने में ही काम में ला सकते हैं। इसके साथ ही हम आते हैं दूसरे स्टोरेज की तरफ जो है सैन स्टोरेज। सैन स्टोरेज ये एक ऐसी तरह की स्टोरेज होती है जो आपको ब्लॉक स्टोरेज प्रोवाइड करती है। हाँ, यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि क्योंकि सैन स्टोरेज ब्लॉक स्टोरेज प्रोवाइड करती है, इसका फुल फॉर्म है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। हम इस स्टोरेज पे ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, एक सर्वर को आप एक नया स्टोरेज के साथ कनेक्ट करके वो सर्वर के लिए आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम या जो एप्लीकेशंस चाहिए आप उसको सैन स्टोरेज पे ही इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे ये मदद मिलेगी कि आपको सर्वर में कोई भी डिस्क ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सैन स्टोरेज है उसमें इनबिल्ट डेटा रिडंडेंसी है, इनबिल्ट डेटा रेप्लिकेशन है, इनबिल्ट डेटा बैकअप फैसिलिटी है, जिसके वजह से आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम और आपकी एप्लीकेशन बहुत ही सेफ रहेंगे। इससे ये होगा कि अगर आपका जो सर्वर है वो फेल हो जाता है तो आप किसी दूसरे सर्वर में यही सैन स्टोरेज को अटैच करके आप एज इट इज़ वहीं से शुरू कर सकते हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका एप्लीकेशन अभी भी वैसा का वैसा है, अभी भी सेफ है। जो दूसरी फ़ायदा होती है सैन स्टोरेज यूज़ करने में वो ये होती है कि सैन स्टोरेज
जो है एक नेटवर्क स्टोरेज को इस्तेमाल में नहीं लाती है। नेटवर्क जो केबलिंग है या नेटवर्क आपका नेट पोर्ट से इसको इस्तेमाल नहीं करती। नेट पोर्ट्स को इस्तेमाल करने से ये इशू आती है कि उनकी जो स्पीड होती है वो लिमिटेड होती है, प्लस ये जो पोर्ट्स होती हैं नेट पोर्ट्स या आपका नेटवर्क होती है वो कॉमन नेटवर्क है जिसपे आपकी नया स्टोरेज भी यूज़ होती है, जिसपे आप एक दूसरे सर्वर्स के बीच में भी इंटरेक्ट कर सकते हो। लेकिन सैन स्टोरेजेस काम में लाती हैं एक फाइबर नेटवर्क की और एक HVA पोर्ट की। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि जो फाइबर नेटवर्क सिस्टम्स होती हैं ये GBPS के स्पीड पे चल सकती हैं। एक नया स्टोरेज हो सकता है आपको कुछ 100 MBPS या कुछ कम GBPS तक की स्पीड दो, डिपेंड करता है आपके NAS स्टोरेज के नेटवर्क के बारे में, जो नेटवर्क केबलिंग किया गया उसके बारे में और आपके सर्वर की कैपेसिटी के बारे में। लेकिन जो सैन स्टोरेजेस होती हैं ये कभी कभी 8 GBPS की होती है, कभी कभी 25 GBPS की होती है, कभी कभी 100 GBPS की भी होती है, कभी कभी 100 से भी ज़्यादा GBPS की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है। अब इससे ये तो समझ में आ गया कि सैन कुछ हद तक अच्छा है। कि नैस को अगर मैं लेता हूँ तो नैस में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। नैस के लिए मेरे को एक या तो ये है कि मैं कॉमन नेटवर्क यूज़ करूँगा, तो हो सकता है अगर कॉमन नेटवर्क मेरा बहुत ज़्यादा बिजी है तो मेरी जो स्टोरेज की इनपुट आउटपुट होगी, जो मेरे स्टोरेज में रीड राइट होगी, उसकी परफॉर्मेंस डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी। ये भी है कि मैं नैस स्टोरेज में डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपको ये समझना पड़ेगा कि एक नया स्टोरेज बहुत ही सिंपल और बहुत ही इनएक्सपेंसिव होती है, लेकिन जो सैन स्टोरेज होता है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। इनको सेट करने के लिए आपको स्पेशलाइज इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज ये सिस्टम जो होती है ये एक सिंगल डिवाइस नहीं होती। सैन सिस्टम एक कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सिस्टम्स होता है जिसमें आपके पास एक सैन की मेटाडेटा सर्वर होती है और आपको बहुत सारे रेड स्टोरेज एरेज को उसमें ऐड करना होता है। तो दूसरी बात है, इसके लिए आपको एक अलग से फाइबर चैनल स्विच खरीदना पड़ता है और ईच एंड एवरी सर्वर्स के बीच में एक फाइबर केबलिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि सारे सर्वर्स में बाय डिफ़ॉल्ट RJ45 या नेट कार्ड तो होती है, लेकिन HBA पोर्ट्स नहीं होती। तो अगर आपको सैन स्टोरेजेस यूज़ करनी होती है या तो आपको AC सर्वर्स या डेस्कटॉप्स खरीदनी पड़ेगी जिसमें HBA पोर्ट है, या फिर आपको इनको अलग से ऐड करना होगा, जिसमें ये प्रश्न भी निकल के आती है कि क्या आपके सर्वर इतनी कैपेबल है कि उसमें एक HBA कार्ड को ऐड किया जा सके। जो लास्ट डिफरेंस होती है इन दोनों के बीच में वो ये होती है कि नेटवर्क स्टोरेज या NAS स्टोरेज जिसकी हम बात कर रहे थे उसमें मैंने आपको बोला था कि एक स्टोरेज को शेयर किया जा सकता है, मतलब कि एक ही डेटा जो है मैं मल्टीपल सर्वर्स में एक साथ एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन सैन स्टोरेज में ऐसा नहीं होता। सैन स्टोरेज क्योंकि एक ब्लॉक स्टोरेज है, एट ए पीरियड ऑफ टाइम एक ही सर्वर एक डेटा को एक्सेस कर सकता है, एक से ज़्यादा सर्वर वो सेम डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ डिफरेंस एक NAS स्टोरेज एंड सैन स्टोरेज के बारे में। इसके बारे में और डिटेल हम बाद में कभी डिस्कस कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता था कि ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाए और आप लोग ज़्यादा कुछ कंफ्यूज हो जाओ एक ही वीडियो से। आगे की वीडियोस में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होती है, क्या एक NAS एंड सैन के अलावा भी हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज को काम में ला सकते हैं, और क्या कंपनीज या बिग डेटा फार्म्स NAS एंड सैन का यूज़ करती हैं या किसी दूसरे अप्रोच की यूज़ करती हैं। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे आग्रह लूँगा, आप सबसे विदा लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को और प्यार दें और मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करें ताकि जो है मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट्स रोज़ाना लेते आऊँ। धन्यवाद।